Assalamu alaikum everyone. So this is the last part of microcirculation videos. माइक्रोसर्कुलेशन के टॉपिक की हमने 3 वीडियोस बनाई थी जिनमें हमने बाकी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी हम इसकी थर्ड पार्ट बना रहे हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा इंटरस्टिशियम के बारे में। इंटरस्टिशियम क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स और सेल्स के दरमियान की स्पेस को हम कहते हैं कैपिलरीज, इंटरस्टिशियम। उस इंटरस्टिशियम में आता है सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वो फ्लूइड सारा जाता है कहाँ? वो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के पास। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ क्लोज सिस्टम्स ऑफ लिम्फ चैनल्स और वेसल्स। ठीक है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू सारा का सारा लिम्फ फ्लो करता है फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस इनटू द ब्लड। अब वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस थी सारी, उसके अंदर जितना भी फ्लूइड था ना, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था जिसको हम लिम्फ भी कहते हैं। ठीक है, वो लिम्फ उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पे सारा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि निकला है, साथ वाली ऑल्टरनेटिंग जो भी पास में ब्लड वेसल्स पड़ी है उसमें से सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर आ गया। ठीक है, ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास लिम्फ वेसल्स आती हैं जो कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को एज अ लिम्फ कैरी करके अपने साथ और लेके चली जाती हैं इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम से दोबारा से ये लिम्फ जो है ऐड हो जाता है इनटू द ब्लड। अब जो हमारे पास ये देखें, जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज के जो आर्टीरियल एंड है वहाँ से हमारे पास सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर आया, ये लिम्फ बना। उसमें से सारा का सारा तकरीबन जो है वो वापस चला जाता है एक्सेप्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो बाहर ही रह जाता है जो कि लिम्फ वेसल्स के थ्रू कैरी होकर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, फिल्ट्रेशन। जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई, फिल्टर होके आर्टीरियल जो भी हमारा ये सिस्टम है कैपिलरीज का, उसके अंदर से जितना भी इसके अंदर का फ्लूइड है वो फिल्टर होके बाहर आया। कुछ फ्लूइड इसमें से रीअब्जॉर्ब हो गया इस एंड से, और कुछ जो बाकी बच गया ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिम्फ। और हमारा 1/10 जो है ना कैपिलरीज का जितना भी मटेरियल होता है ना, उसमें से 1/10 जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दूर चला जाता है मूव करके, और बाकी का सारा जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे पास इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक लिम्फ होता है जो कि वो सारा फ्लूइड है। देन लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो इस फ्लूइड को कैरी करके लेके जाती हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जिनके पास ये लिम्फेटिक सारी लिम्फ मूव करके जाता है, और उसके अंदर लिम्फेटिक सेल्स होते हैं। अब हर रोज़ हमारी बॉडी के अंदर 2 to 3 लीटर जो है ना वो लिम्फ बन रहा होता है, और ये लिम्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लिम्फ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस लिम्फ के अंदर फ़िल्टर होके आई हुई हैं कैपिलरी से, जो कि हमें चाहिए ब्लड के अंदर। तो अब तो वो ब्लड से रिमूव हो गई हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो गई हैं, लेकिन अगर हमें वो नहीं मिलेंगी 24 आवर्स के अंदर अंदर तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये इसको हमने इसको कैरी करके वापस लेके जाना होता है। इसकी जो कंसनट्रेशन है एवरेज टिश्यू के अंदर 2 ग्राम होती है, लिवर के अंदर 6 ग्राम होती है, इंटेस्टाइन में 3 to 4, थोरेसिक लिम्फ में भी 3 to 5। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा हमें लिवर के अंदर इसकी हमारे पास ये होती है, जो प्रोटीन कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा लिवर में होती है क्योंकि लिवर के अंदर प्रोटीन्स बन रहे होते हैं। बाकी सब ऑर्गन्स में 2, 3, 4 इतने ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ऑन द लिम्फ फ्लो। अब लिम्फ जितना भी फ्लो करके जा रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर का? जाहिर सी बात है, जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर आएगा उतनी तेज़ी से आगे लिम्फ फ्लो करता हुआ जाएगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने ही आगे जाके लिम्फेटिक्स में एंटर होना है। तो बात यह है कि एलिवेटेड अगर कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा है, कैपिलरी में जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर बनेगा, और जितना ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनेगा उतना ज़्यादा वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर होगा। ठीक है, तो इस तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर अफेक्ट करे। अगर ये प्रेशर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो एडिमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सारा लिम्फ वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये कम होगा तो वो जो है ना रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी सारी की सारी ब्लड वॉल्यूम के अंदर दोबारा से। दूसरी चीज़ जो इसको अफेक्ट कर रही होती है वो प्लाज्मा का कोलाइड और ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हम बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हमारे पास कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो अगर कम होगा
तो हमारे पास इंटरस्टिशियल का प्रेशर बिल्ड होगा। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड प्रेशर, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। जितनी ज़्यादा कैपिलरी की परमेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा लिम्फ जो है ना वो निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आता रहेगा। और ये जो दो फैक्टर्स हैं ये स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम के अंदर हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस किए हैं अभी। अच्छा, उसके बाद दे कॉज अ बैलेंस ऑफ फ्लूइड एक्सचेंज एट ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन टू फेवर फ्लूइड मूवमेंट इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, ब्लड कैपिलरी से वो कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियम के अंदर। और वो इंटरस्टिशियम क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, उसका प्रेशर भी इंक्रीज करता है और लिम्फ फ्लो भी इंक्रीज कर देता है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर वो लिम्फ एंटर हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है, एक तो वो एक्सेस जितना भी उसमें से फ्लूइड निकला है उसको रिटर्न कर देगा वापस। सेकेंडली ये डिफेंस मैकेनिज्म भी करता है। अगर आप ये देखें ना लिम्फ, जो कोई भी लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ये येलो कलर के आपको मैक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं। जब कोई भी लिम्फ फ्लो करके आता है ना कैपिलरीज के थ्रू, ये लिम्फ आ गया लिम्फ नोड के अंदर, यहाँ से ये दोबारा से निकल के ब्लड में रिटर्न हो जाएगा, लेकिन उस दौरान ये मैक्रोफेजेस के दरमियान से गुजर के जाएगा। अगर कोई भी बैक्टीरिया इस ब्लड के अंदर आ रहा है, सॉरी इस लिम्फ के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, तो वो ये मैक्रोफेजेस उसको कोप अप कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम हाई फैट्स इनटेक करें तो हमारी लिम्फ के अंदर फैट का जो है ना कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है, ये लिम्फ उस फैट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर ये क्या करता है कि जितने भी कुछ छोटे मोटे प्रोटीन्स जहाँ पे एंटर हो गए हैं लिम्फ के अंदर, तो ये उन प्रोटीन्स को वापस रिटर्न कर देता है टू द ब्लड सर्कुलेशन, और अब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी कराता है। ये अब हमारे पास सारी इंटरस्टिशियल स्पेस है जो आपको सर्कल्स में नज़र आ रही है। यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में से गुजर के ये लिम्फ वेसल के अंदर सारा जो है वो इस तरह एंटर होकर चला जाता है। ओके, अब लिम्फ चैनल्स किस तरह के होते हैं। लिम्फ चैनल्स इस तरह के होते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्पेशल लिम्फ चैनल्स होते हैं। हर ऑर्गन के अंदर ये लिम्फेटिक्स के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली जो है ना, जब जैसे स्किन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, मसल्स, बोन्स, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल चैनल है जिनको हम प्री लिम्फेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन जो है ना वो अपना सारा लिम्फ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ड्रेन कर देता है। अब हमारी बॉडी का जितना भी ये लोअर पार्ट है ना, जिसको मैं ये कलर कर रही हूँ, ठीक है, ये सारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट पार्ट जो है इसका बॉडी का सारा, उसका सारा लिम्फ जो है कहाँ ड्रेन होता है, लोअर पार्ट का और लेफ्ट पार्ट का सारा लिम्फ ड्रेन होता है हमारे पास थोरेसिक डक्ट के अंदर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन के दरमियान में। और यहाँ से वो फिर वीनस सिस्टम में ऐड हो जाता है। लेकिन जो राइट साइड की बॉडी है सारी, राइट हमारे पास नेक हो गया, हेड हो गया और राइट आर्म जो है और राइट हेमीथोरिक्स वाला जो पार्ट है, यहाँ का सारा लिम्फ जाता है राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। ठीक है, वो थोरेसिक डक्ट के पास गया था, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट के पास गया था, और यहाँ से ये वीनस सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा, बट फ्रॉम वेयर, राइट सबक्लेवियन और राइट इंटरनल जुगुलर वेन से। ठीक है, वो लेफ्ट के थ्रू गया था, ये राइट के थ्रू जाता है। अच्छा, अब ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास कोई भी लिम्फ वेसल है, ठीक है, लिम्फ चैनल है, साइड पे सारा पड़ा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर हो जाता है इस तरह लिम्फ वेसल के अंदर। लिम्फ वेसल एक ऐसा जार है ना जो कि अपने अंदर जब किसी चीज़ को, मतलब अपने अंदर कोई चीज़ उसके अंदर चली जाए ना, वो वापस बाहर नहीं आ सकती। जैसे मेडिकल का ये पूरा स्ट्रेस है ना, अगर आप एक दफ़ा मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए तब आपको ये स्ट्रेस झेलना ही पड़ेगा, आप बाहर नहीं भाग सकते। सिमिलरली ये लिम्फ एक दफ़ा एंटर हो जाएगा तो इस वॉल की जो ये साइड वॉल्स हैं इनकी प्लेसमेंट इस तरह की है इन सेल्स की कि ये इस लिम्फ को वापस नहीं आने देते। सेकेंडली इसके अंदर ये वॉल्स होते हैं, ठीक है, वेल्स होते हैं। ये वॉल्स क्या करते हैं कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ताकि ये लिम्फ सीधा सीधा फ्लो करता हुआ आगे चला जाए और ये वापस पीछे ना मुड़े। अब ये बहुत सारे लिम्फेटिक इसी तरह के चैनल्स हैं, यहाँ से भी ये आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और वो जाके इकट्ठा कहाँ हो जाता है, लिम्फ कलेक्टिंग लिम्फेटिक्स के अंदर। यहाँ पर ये सारा कलेक्ट हो जाता है और फिर जब ये सारा कलेक्ट हो जाएगा तो मेन लिम्फेटिक डक्ट के अंदर ये ड्रेन हो जाता है जाके। अब ये जो लिम्फ की मूवमेंट है ना, ये दो चीज़ों से एग्रीवेट होती है। वो क्या कि यहाँ इसकी एक साइड पे जो स्मूथ मसल्स है ना, जब वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पुल करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स इफेक्ट लगाते हैं लिम्फ वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से लिम्फ और तेज़ी से फ्लो करके जाते हैं। और इसके अलावा लिम्फेटिक पंप्स भी होते हैं जो इस लिम्फ को आगे की तरफ फ्लो करा के लेके जाते हैं। अब ये इस लिम्फ की फॉर्मेशन किस तरह होती है, जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंटेंट है ना, वही सारा हमारे पास लिम्फेटिक्स का कंटेंट भी होता है, वही सारी टर्मिनल लिम्फेटिक, क्योंकि जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वही लिम्फ वेसल के अंदर एंटर होकर लिम्फ बना देता है, तो सेम ही कंटेंट होगा दोनों के अंदर। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद अब हमारे रेट ऑफ लिम्फ फ्लो कितने हैं, मतलब कि कितना लिम्फ हमारी फ्लो कर रहा होता है नॉर्मल इंसान के अंदर। 100 मीटर पर और जो है ना लिम्फ हमारा फ्लो कर रहा होता है। ये बात आप लोग समझ आ गई। और इसके अलावा जो मेन लिम्फेटिक चैनल्स है ना, थोरेसिक डक्ट, वहाँ पे 100 मीटर पर और मूव कर रहा होता है, लेकिन बाकी चैनल्स के थ्रू भी मूव कर रहा होता है 20 ml पर और। तो अगर टोटल मिला के कहा जाए तो हमारे पास 120 ml पर और जो है ना लिम्फ फ्लो कर रहा होता है। और अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो 2 to 3 लीटर पूरे दिन में हमारा लिम्फ फ्लो करता है। और रेट ऑफ लिम्फ फ्लो किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के प्रेशर पे और दूसरा एक्टिविटी ऑफ लिम्फेटिक पम्प। दोनों चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लिम्फेटिक पम्प की एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना लिम्फ ज़्यादा फ्लो करेगा। सेकेंडली, जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा पुश करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर होने का और उसको आगे फ्लो करा के लेके जाने का। अच्छा, उसके बाद जो लिम्फ फ्लो है ना वो एक्सटर्नल चीज़ों से भी इफेक्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल जो उसके साइड पे प्रेजेंट है वो भी इसको पुश करते हैं। इसके अलावा जब हम मूव कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं ना, तो वो प्रेशर लगाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर। जब वो उनके ऊपर प्रेशर लगता है तो लिम्फ तेज़ी से फ्लो करता है। इसके अलावा हमारी जो आर्टरीज़ की पल्सेशन है, कोई भी लिम्फेटिक वेसल पड़ी हुई है उसके साथ कोई आर्टरी पड़ी हुई है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई लिम्फेटिक वेसल है उसके साथ कोई आर्टरी है, तो जब वो आर्टरी के अंदर पल्सेशन प्रोड्यूस होती है ना, वो पल्सेस जनरेट कर रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट साइड पे लिम्फ के ऊपर भी पड़ रहा होता है उस प्रेशर का। तो उस प्रेशर की वजह से ये लिम्फ तेज़ी से फ्लो करके जाता है। इसके अलावा साइड पे अगर हमारी बॉडी के साथ कोई आउटसाइड ऑब्जेक्ट आके कंप्रेस करे हमारी बॉडी को, तो वहाँ पे जितने भी लिम्फ वेसल्स हैं ना उनको वो प्रेशर लगाती है और लिम्फ तेज़ी से आगे फ्लो करके चला जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम लिम्फ फ्लो को कंट्रोल मतलब डिटरमिन कर सकते हैं, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर और दूसरा लिम्फेटिक पम्प की एक्टिविटी। अच्छा, अब आ जाती है बात कि हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो की रोल परफॉर्म कर रहा होता है हमारे पास कंट्रोल करने में, कि हमारी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, उसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए और कितना प्रेशर होना चाहिए। ये सारा कंट्रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम के पास। अगर इसने वॉल्यूम ज़्यादा रखना होगा तो ये लिम्फ फ्लो कम कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ही रखेगा। और अगर इसने इंटरस्टिशियल स्पेस में से फ्लूइड को कम करना होगा तो ये ज़्यादा लिम्फ के थ्रू मूव करा के इसको ले जाएगा। इसको हम ओवरफ्लो मैकेनिज्म भी कहते हैं, कि रिटर्न एक्सेस प्रोटीन फ्लूइड वॉल्यूम टू द सर्कुलेशन। अच्छा, उसके बाद ये वही बातें हैं कि वो कंट्रोल किस तरह हो रहा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे और उसके प्रेशर पे। लास्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये अच्छा, ये पूरा प्रोसीजर है कि लिम्फ किस तरह बनता है। प्रोटीन लीक करता है, ब्लड से इंटरस्टिशियम के अंदर आता है, वहाँ से सारा जो है उनमें से ऑलमोस्ट सारा वीनस एंड से वापस चला जाता है। जो बच जाता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा जब, तो ये क्या करता है, ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन को के ऊपर एक फोर्स बैलेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो फिल्टर हो जाता है इंटरस्टिशियम के अंदर, और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता है। जब उस इंटरस्टिशियल जो इंटरस्टिशियम है उसके अंदर इतना ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो वो फ्लूइड मूव करना शुरू हो जाता है लिम्फ के अंदर, और जब वो लिम्फ के अंदर मूव करेगा तो वो अपने साथ सारी प्रोटीन्स और सारी कंटेंट जो भी उस इंटरस्टिशियम में पड़ा हुआ है वो लिम्फ अपने साथ फ्लो करके ले जाएगा इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, और आगे लिम्फेटिक सिस्टम से वो प्रोसेस होकर दोबारा से ब्लड के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द माइक्रो सर्कुलेशन। अगर आपको ये तीनों लेक्चर समझ आ गए हैं, सो यू आर नाउ प्रो इन द माइक्रो सर्कुलेशन, और आई होप आप इससे रिलेटेड सब क्वेश्चंस इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।